केसी वेणुगोपाल की चिट्ठी जो वो भी हम लोग देखेंगे कि क्या क्या उस चिट्ठी में था। और उसमें साफ तौर पे केसी वेणुगोपाल जो है वो कह रहे हैं कि भाई चुनाव आयोग जो कर रहा है ये ठीक नहीं कर रहा है और ये वोटों की चोरी है, ये उनका कहना है। वोटों की चोरी, इस वोट चोरी का मामला लगातार कई जगह ढेरों उदाहरण आ रहे हैं, कई जगह एक ही तरह के उदाहरण आ रहे हैं और कई जगह कुछ अलग हटकर आ रहे हैं। लेकिन एसआईआर के जरिए जो चुनाव आयोग कह रहा है तो सीधे सीधे विपक्ष का आरोप है कि यहां विपक्षी पार्टियों के जो मतदाता हैं, जो समझे जाते हैं कि ये विपक्षी पार्टियों के मतदाता हैं, उनके नाम साजिशन कटवाए जा रहे हैं और बाकी कुछ ऐसे फर्जी मतदाताओं के नाम जोड़े जा रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। ये लगातार सवाल और कई जगहों से इस तरह की खबरें आ रही हैं। ताज़ा तरीन मामला भोपाल का है। केसी वेणुगोपाल ने पत्र लिखा हुआ है चुनाव आयोग को, मांगी है जानकारी, मांगी है, शिकायतें की हैं। चुनाव आयोग कितना संज्ञान लेता है देखने वाली बात है। लेकिन गंभीर आरोप ये भी लगे हैं कि चुनाव आयोग ने जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में बयान दिए हैं वो भी गलत हैं, झूठे बयान हैं। हाँ, बिल्कुल झूठे बयान हैं और ज़मीन पर कुछ और कर रहा है और वहाँ कुछ और हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जाके कुछ और दे रहा है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सवाल पूछ रहा है तो उसके जवाब जो दिए जा रहे हैं वो बचने वाले जवाब दिए जा रहे हैं समीर जी। और केसी वेणुगोपाल जो है उन्होंने ये चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि बीजेपी जो है वो फॉर्म 7 का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग कर रही है और जिसका इस्तेमाल जो है एसआईआर प्रक्रिया के जरिए विपक्षी वोटरों को बड़ी संख्या से हटाने के लिए किया जा रहा है। और ये एक सिस्टमैटिक तरीका है जिसका इस्तेमाल लाखों दलित, आदिवासी, ओबीसी और अल्पसंख्यक वोटरों को टारगेट करने के लिए और उनके वोट देने के अधिकार को खत्म करने के लिए किया जा रहा है। मतलब वो 3 पन्ने की चिट्ठी, उस चिट्ठी का जो सार है वो ये है कि इसके लिए उन्होंने केसी वेणुगोपाल ने चिट्ठी लिखी है। बिल्कुल, तो ये पत्र भी लिखा है चुनाव आयोग को, शिकायत की है। अब शिकायत उसकी क्या उसका जवाब आता है देखने वाली बात होगी। अब भोपाल में ये कौन किसी और के लिए क्यों वो रिक्वेस्ट कर रहा है, फॉर्म 7 भर रहा है और कह रहा है कि इनका नाम काट दिया जाए, वो एक दूसरे को जानते भी नहीं है। इसके ये इन्वेस्टिगेशन में बात सामने आ गई है। सवाल ये उठता है कि ये सारी चीजें, ये सारी बातें चुनाव आयोग को क्यों नहीं पता होती हैं? हाँ, बिल्कुल, चुनाव आयोग को क्यों नहीं पता होती हैं, ये सवाल जो है समीर जी बार बार उठता है कि चुनाव आयोग को आखिर इन बातों का पता क्यों नहीं है और चुनाव आयोग को अगर पता है तो चुनाव आयोग इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है, ये सवाल है। और कोई ना हलफनामा दे रहा है ना राष्ट्र से माफी मांग रहा है चुनाव आयोग। लेकिन जो हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दे रहा है वो हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में गलत दे रहा है। अब इसी तरीके से एक रिपोर्टर्स कलेक्टिव है जो काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं, खोजी पत्रकारिता जिस तरीके से कहा जाता है वो करते हैं। उसकी एक रिपोर्ट आई है समीर जी और उस रिपोर्ट का जो है वो ECI मिसलीड द सुप्रीम कोर्ट ऑन SIR इन वेस्ट बंगाल, इस शीर्षक से आई है। हमारे बगल में हाँ ये है आयुषी कर की ये रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में ये एक असहज सवाल खड़ा किया गया और इस रिपोर्ट में के मुताबिक जो है पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को यह कहकर गुमराह किया कि नोटिस मानवीय विवेक से जारी किए गए, जबकि जमीनी सच्चाई यह है कि अप्रमाणित और लगातार बदलते सॉफ्टवेयर ने 1.5 करोड़ से अधिक मतदाताओं को संदेह के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। यह मामला प्रशासनिक प्रक्रिया का नहीं बल्कि मताधिकार, नागरिकता और संवैधानिक जवाबदेही से बन चुका है। और रिपोर्ट जो है वो ये कहती है कि पश्चिम बंगाल के अधिकारी जो हैं वो चुनाव आयोग द्वारा अप्रमाणित और लगातार बदलते रहने वाले सॉफ्टवेयर का उपयोग करने के बाद गंभीर खतरे में हैं और 20 दिनों से भी कम समय में उन्हें राज्य के 1.5 करोड़ मतदाताओं की नागरिकता, पहचान और मतदान अधिकारों पर अर्धन्यायिक सुनवाई का सामना करना पड़ रहा है। और रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने पश्चिम बंगाल निर्वाचन आयोग के आधिकारिक रिकॉर्ड और आंतरिक आंकड़ों की जांच की और उसके सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों के संचालन का अवलोकन किया। 5 विधानसभा स्तरीय चुनाव अधिकारियों, राज्य कार्यालय के सूत्र और 1 दर्जन बूथ स्तरीय अधिकारियों से इन्होंने बात की और यह सब समझने की कोशिश करने के लिए किया गया कि निर्वाचन आयोग ने राज्य के कुल मतदाताओं से 18% से अधिक को अपनी पहचान और मतदान के अधिकार को साबित करने के लिए फिर से लाइन में खड़े होने के लिए क्यों बुलाया। लगभग 18% लोगों को वहां बुलाया गया। ये है रिपोर्ट जो कहती है समीर जी, वो कहती है कि चुनाव आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय को गुमराह किया। उन्होंने अदालत को बताया कि कोई स्वचालित नोटिस जारी नहीं किया था। चुनावी पंजीकरण अधिकारी सावधानी पूर्वक जांच करते हैं और हस्ताक्षर करते हैं। मतदाता सूची अधिकारी जो होते हैं ERO केंद्रीय स्तर के अधिकारी होते हैं। विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची तैयार करने, अद्यतन करने और उसमें सुधार करने का अधिकार और दायित्व है उन्हीं के पास होता है।
अब चुनाव आयोग सूची को अद्यतन करने की प्रक्रिया और विधि तय करता है, लेकिन नियमों के अनुसार मतदाता सूची को अंतिम रूप देने का अधिकार केवल ईआरओ के पास है, आयोग के पास नहीं है। ये है। और ये जो शिकायतें आई थी, जो नोटिस जारी करने वाली अमलेंदु जी, वो ईआरओ ही कर सकता है। हाँ। ईआरओ की तरफ से ही तो आई थी। उन्होंने कहा कि हम जब नोटिस जारी करने जा रहे हैं तो पता चल रहा है कि उनको तो पहले नोटिस जारी हो चुका है। ईआरओ जो ऐप है, हाँ। उसको जैसे ही लॉगिन करते हैं तो मालूम पड़ता है कि वो नोटिस जनरेट हो गए और उनके पास उसको प्रिंट करके सर्व करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प ही नहीं होता है। हाँ। और ये वो वेरीफाई करते हैं तो उनमें बहुत से ऐसे नोटिस हैं जो उनको नहीं जारी किया जाना चाहिए था। हाँ, जिनको जारी नहीं किया जाना चाहिए। इस पे इन्होंने विस्तृत रिपोर्ट की है। हाँ। और उन्होंने कहा कि इसलिए उनके पास सिर्फ 2 हफ्तों में लाखों नोटिसों पर हस्ताक्षर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा, क्योंकि आयोग के सॉफ्टवेयर ने उन्हें संदिग्ध के रूप में चिन्हित कर दिया था। आयोग ने 2002 की मतदाता सूची के कागजी रिकॉर्ड को डिजिटाइज किया। उस समय अधिकांश रिकॉर्ड बंगाली में थे। अब समझिए आप कैसे नोटिस इशू हुए। और उन्हें एक अप्रमाणित कंप्यूटर एल्गोरिथम का उपयोग करके अंग्रेजी में उसका किया गया। फिर एक अन्य एल्गोरिथम का उपयोग करके उनकी तुलना 2002 की डिजिटाइज सूची से की गई। जिन मतदाताओं ने दावा किया कि वे या उनके बुजुर्ग 2002 की सूची में थे, उनके दावों का मिलान किया गया। सॉफ्टवेयर ने 1,31,00,000 से अधिक मतदाताओं को संदिग्ध के रूप में पहचाना। अब रिपोर्ट ये दावा करती है कि पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने निजी तौर पर स्वीकार किया है कि पुनरीक्षण प्रक्रिया के बीच में जल्दबाजी में लागू किया गया एक सॉफ्टवेयर प्रोटोकॉल गलती से भर दिया गया था। इसके कारण बड़ी संख्या में मतदाताओं को चिन्हित किया गया। गलती आपके सॉफ्टवेयर की थी। आपने 1.5 करोड़ मतदाताओं की नागरिकता, उनके मताधिकार पर आपने संकट खड़ा कर दिया, उसे आपने छीन लिया, एक तरीके से कहा जाए। अब इस गलती को सुधारने के लिए चुनाव आयोग ने स्थानीय चुनाव अधिकारियों, बूथ स्तरीय कर्मचारियों को शुरुआती कुछ हफ्तों तक मामूली त्रुटियों को नजरअंदाज करने का अधिकार दिया। लेकिन आयोग ने संदिग्ध मतदाताओं की पहचान करने के लिए सॉफ्टवेयर में नए फिल्टर और मानदंड जोड़ना जारी रखा। अंततः उसने नीति में फिर से बदलाव किया। और रिपोर्ट आगे ये कहती है समीर जी कि कागजों पर चुनाव अधिकारी को नोटिस जारी करने से पहले प्रत्येक मामले पर सावधानी पूर्वक विचार करने के लिए कहा गया था। ये एक असंभव कार्य था। और असंभव कार्य इसलिए था कि एक दिन में 5-5 हजार नोटिस पे एक ईआरओ को दस्तखत करने पड़ रहे हैं। अब 5,000 का दस्तखत करेगा तो समीर जी वो उसकी जांच कब करेगा कि ये नोटिस इशू करने योग्य है कि नहीं है। वहां तो ऐप में तो हो गया कि आपने नोटिस जनरेट हो गया, आपको सब प्रिंट करके आपको सर्व करना है, वरना ईआरओ की नौकरी गई, जेल जाएगा ईआरओ। तो अपना जेल की नौकरी भी गई। और जिन लोगों के वहां स्थानीय स्तर पर नाम नोटिस जारी किए गए होंगे उनका को भाजन भी बनना पड़ेगा। उनका भी बनना पड़ेगा। अब ये आया। हाँ, तो अब ये रिपोर्ट ये कहती है कि पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने रिपोर्टर्स कलेक्टिव को बताया कि तार्किक विसंगतियों के कारण बड़ी संख्या में मतदाताओं को संदिग्ध घोषित किए जाने के कारण मामूली विसंगतियों वाले मतदाताओं को छांटना संभव नहीं है। इससे हमें आगे और समन जारी होने से नहीं रोका जा सकेगा। यानी उनकी मजबूरी है कि उन्हें समन जारी करने ही पड़ेंगे, क्योंकि वो गलतियां, अब जो गलतियां हैं समीर जी, उसकी तरफ भी इनका जो है वो ध्यान गया। और गलतियां जो है कि अब ये जैसे उन्होंने बताया कि जो झारखंड का बॉर्डर लगा हुआ है जहाँ पे, वहाँ एक आदिवासी जनजाति है उरांव, अब वो अपने को लिखते हैं खालखो, लेकिन अंग्रेजी में जो है वो XALXO लिखते हैं। सॉफ्टवेयर ने जो उसको बदला, उसको कर दिया KHALKHO, खालको। अब वो भी खालको है, ये भी खालको है, लेकिन वो लिखते हैं XALXO। अब चुनाव आयोग ने वो सारे नोटिस इशू कर दिए कि खालको है ये, तो ये और इनके 2002 की मतदाता सूची से नहीं मिलान हो रहा, नोटिस इशू हो गया। इसी तरीके से अब जैसे कोई नाम लिखता है मोहम्मद, अब मोहम्मद जो नाम लिखता है उसने अगर शॉर्ट में अपना नाम MD कर दिया या मो करके बिंदी लगा दी, अक्सर ऐसा होता है। चट्टोपाध्याय ने चटर्जी लिख दिया, होता है। मुखोपाध्याय मुखर्जी लिख देते हैं। तो अब चट्टोपाध्याय ने अगर चटर्जी कर लिया तो नोटिस इशू हो गया, मुखोपाध्याय ने मुखर्जी लिख दिया तो नोटिस इशू हो गया, मोहम्मद ने मो लिख दिया तो हो गया, या MD लिख दिया तो हो गया। और समीर जी ये भी इसमें आया कि मुर्शिदाबाद और नादिया जब ड्राफ्ट लिस्ट जारी हुई थी तो उस समय सबसे कम जो नाम कटने वाली सूची में ये जिले थे। लेकिन अब ये नोटिस इशू होने के बाद सबसे ज्यादा नोटिस इशू होने वाले जिले जो हैं ये नादिया और मुर्शिदाबाद हो गए सबसे ज्यादा। तो ये समझा जा सकता है कि जो पैटर्न है
जो कहा जा रहा है कि दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यकों के वोट काटे जा रहे हैं इसके जरिए, तो ये आरोप भी इस रिपोर्ट से साबित होते हुए दिखाई पड़ रहा जी बिल्कुल, इस रिपोर्ट से साबित होते दिख रहा है। ये मसला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान भी उठा और उस दौरान जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की बात चुनाव आयोग ने बताई, अब उस पर सवाल उठ रहे हैं कि कैसे वहां पर झूठ बोला गया, गलत बयान दिया गया। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। ये चुनाव आयोग की तमाम जो उसकी जिसको कहते हैं कि कलई खोलना, उसको खोलकर रख दिया है। कई बार ऐसा हुआ है, चुनाव आयोग की कलई कई बार खुली है, लेकिन चुनाव आयोग हर चीज को या तो जुटलाता है या स्वीकार नहीं करता या फिर इग्नोर करता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ उसने कहा है, कम से कम वो सारी चीजें रिकॉर्ड में है। अब ये देखना है कि क्या कुछ इस पर आता है, फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का। सबकी निगाहें उसी पर है। ऑर्डर रिजर्व कर लिया गया है और अब वो उसके फैसले पर इंतजार है। सुनवाई पूरी हो चुकी है। इधर खबर महाराष्ट्र से आ रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर, और एक अंग्रेजी अखबार ने आज दावा किया कि 8 फरवरी को एनसीपी के दोनों धड़े, यानी दिवंगत अजीत पवार और शरद पवार का गुट, उन दोनों का एक दूसरे में मर्जर होना था, विलय होना था। और उसके पहले ही ये बड़ी दुर्घटना हो गई जिसमें अजीत पवार की जान चली गई। एक एनसीपी के ही नेता है, एकनाथ खड़से हैं, उन्होंने आज इस बात की पुष्टि भी की है कि सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई थी और 8 फरवरी को ये सारी चीज़ें होनी थी। इधर अजीत पवार की जिस हवाई दुर्घटना में मौत हुई है उसकी जांच की भी मांग की जा रही है। लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि इनके पीछे कोई षड्यंत्र तो नहीं है, लेकिन क्या कुछ है अब उसकी जांच के बाद पता चलेगा। पर एकनाथ खड़से को सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। और विलय की जो औपचारिकताएं थी सारी पूरी हो गई थी, केवल घोषणा होनी बाकी थी। अमलेंदु जी, हाँ, यही कहा जा रहा है कि केवल घोषणा होना बाकी थी। और ममता बनर्जी ने जो आरोप लगाया, समीर जी, ममता बनर्जी का आरोप भी यही था कि हमने सुना है कि दोनों धड़े एकजुट होने वाले थे। अब इसको लेकर राजनीति हो या नहीं। अच्छा, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि देवेंद्र फडणवीस जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी, देवेंद्र फडणवीस, गौर से सुनिए, उन्होंने भी केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि इसकी जांच कराई जाए। विमान हादसे की जिसमें अजीत पवार के। तो आप ममता बनर्जी को ये कहकर नहीं टाल सकते कि ये सब राजनीतिक जो है वो बयानबाजी है। और सबसे पहले बात उठाई थी एकनाथ शिंदे ने सबसे पहले एकनाथ शिंदे ने। तो अब आप चाहे कुछ भी कहिए, लेकिन कह सकते हैं अमलेंदु जी कि पूरे महाराष्ट्र में इस हादसे को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, वो चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। बिल्कुल, वो चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, बहुत सारे सवाल जो हैं इसको लेकर उठ रहे हैं। और ये इसीलिए उठ रहे हैं समीर जी कि ये साधारण दुर्घटना, इसको नहीं समझा जा सकता जिस तरीके से उनकी मृत्यु हुई है। और एक बड़ा झटका जो है वो वहाँ लगा है दोनों एनसीपी को। और इसके बाद राजनीतिक भविष्य एनसीपी का क्या होगा, दोनों एनसीपी का भविष्य क्या होगा, इसको लेकर भी बहुत ज़्यादा सवाल उठने लगे हैं। तो इसलिए ये समझा जा सकता है समीर जी कि ये मामला साधारण नहीं है, बहुत गंभीर मामला ये है। जी बिल्कुल। और दुर्घटना के तुरंत बाद, ये शायद ऐसा पहला मामला होगा कि दुर्घटना के तुरंत बाद हादसे की जांच की मांग बड़े स्तर पर होने लगी, बड़े नेताओं की तरफ से और कई अलग अलग जगहों से, अलग अलग लोगों की ओर से, अलग अलग राजनीतिक पार्टियों की ओर से। और इससे पहले की कई दुर्घटनाओं के तार जोड़े जाने लगे कि वो भी इस तरह की दुर्घटनाएं हुई हैं। तो बहुत बड़े सवाल उठ रहे हैं। लेकिन क्या कुछ कह रहे हैं एकनाथ खड़से, एनसीपी के नेता, कि दोनों ही एनसीपी के धड़े एक होने की जो खबर है वो सही खबर है और सारी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी थी, केवल घोषणा बाकी थी। सुनते हैं उनको क्या कह रहे हैं। त्यांचे दोघेही चिरंजीव आता तीर्थस्थानी आणि मोठ्या संख्येनं आजही जनसागर या ठिकाणी उसळलेला दिसतो। सुनेत्राताईंना दादांच्या जागी उपमुख्यमंत्री करावं अशा चर्चा सुरू झालेली आहेत, काही आताही वेळ नाही आहे अशा चर्चेची। दोन्ही राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाबाबत चर्चा सुरू झाली, तशी चर्चा झालेली आहे, पण आता त्याचा निर्णय अशा घटनेमुळे थांबलेला आहे। हिंदी में क्या कहेंगे? दोनों राष्ट्रवादी साथ आएंगे, दोनों राष्ट्रवादी एक साथ आएंगे। सुनेत्रा पवार सीएम बन सकती है, सुनेत्रा पवार जी को उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार कौन पडला,
तो ये एकनाथ खड़से हैं एनसीपी नेता की। दोनों पार्टियां या दोनों ही घटक एनसीपी के दोनों घटक एक साथ आने वाले हैं, सारी औपचारिकताएं पूरी हैं। और उस उमेश पाटिल हैं एनसीपी के नेता, वो भी इसको लेकर अपनी बात कह रहे हैं और कह रहे हैं कि ये पहले से ही तय था, इस बीच ये बड़ी दुर्घटना हो जाती है, लेकिन आने वाले दिनों में दोनों ही घटक दल एक होंगे, ये बात तय है। और इसका फैसला क्या होगा, कैसे होगा, वो सुनेत्रा पवार करेंगी। सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं उमेश पाटिल। हालांकि पवार साहब का जो पक्ष है उनकी तरफ से कई नेताओं के बयान भी ऐसे आ रहे हैं कि दोनों साथ में आ जाएं और होना चाहिए हिंदी। देखिए, दोनों राष्ट्रवादी, वैसे तो एक ही राष्ट्रवादी का परिवार है और वो एक साथ आ जाए, ऐसे कार्यकर्ताओं की भावनाएं भी बहुत सी जगह से आती है। लेकिन इस बारे में पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है वही इसके बारे में जो है वो निर्णय ले सकते हैं। ये कार्यकर्ताओं के स्तर का उनका बयान और पार्टी के वरिष्ठ स्तर का निर्णय, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन इच्छा क्या है आपके कार्यकर्ताओं के? आप चीफ स्पोक्सपर्सन भी हैं पार्टी के। और मैं अभी चीफ स्पोक्सपर्सन नहीं हूँ, मैं अभी पार्टी का जिलाध्यक्ष हूँ। मैंने खुद होके वो चीफ स्पोक्सपर्सन जो है, मुझे क्योंकि टाइम नहीं मिलता है, इसलिए अभी मैं पार्टी की तरफ से मैं बयानबाजी नहीं करूंगा। मैंने बस आपसे इसलिए बात की कि अभी हम लोग अजय दादा का जो तीसरे दिन का विधि है वहाँ पे मैं आया था और आपने मुझे उस बारे में पूछा, इसलिए मैं यहाँ पे रुका हूँ। एक सवाल, सुनेत्रा पवार जी के नेतृत्व को लेकर अभी आपने काफी कुछ कहा कि काफी एक्सपीरियंस है, उन्हें काफी अनुभव है, उनके नेतृत्व को लेकर आप लोग क्या? सुनेत्रा पवार बहुत सालों से जो है वो राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र से जुड़ी हुई है और ग्राम स्तर से भी जुड़ी हुई है। जो अजित दादा पवार साहब का जो गांव है, मूल गांव जो है वो काटेवाड़ी, वो काटेवाड़ी को पूरे देश का सबसे अच्छा गांव करके उसको पुरस्कार भी मिला था और उसका नेतृत्व उस वक्त सुनेत्रा वहिनी के नेतृत्व में वो सब काम वहाँ पे हुआ था। ये जो विद्या प्रतिष्ठान बहुत बड़ी संस्था है और इसका संचालन भी सुनेत्रा वहिनी के माध्यम से होता है। यहाँ का टेक्सटाइल पार्क है, उसका संचालन सुनेत्रा वहिनी के माध्यम से होता है। हालांकि अजित दादा पूरे राज्य का कारभार जब संभालते थे तब पूरी बारामती और यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है और यहाँ का जो कार्यकर्ताओं का जो संगठन है उसको संभालने का और प्रचार का नियोजन करने का काम भी सुनेत्रा वहिनी के माध्यम से ही होता था। वो सीनेट की मेंबर भी रह चुकी। तो ये बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और दोनों घटक दल एक होने वाले थे। अब यह अचानक उनकी मृत्यु हो जाती है इस विमान हादसे में, उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। इधर जांच भी उसकी शुरू हो गई है, लेकिन हादसे को लेकर जो तमाम बातें आ रही हैं कि उसको लेकर शंकाएं जाहिर की जा रही हैं, वो अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। हमले हाँ, वो शंकाएं जो व्यक्त की जा रही हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। और अब तो देवेंद्र फडणवीस ने जो है उन्होंने भी केंद्रीय उड्डयन मंत्री जो है नायडू साहब, उनको चिट्ठी लिख दी है कि भाई आप जो है इसकी जांच कराइए मामले की। ये तो अब ये तो गंभीर मसला है, तो जांच तो होनी चाहिए इसकी और जांच होगी भी। अभी तक किसी ने इनकार भी नहीं किया, सरकार की तरफ से ऐसा तो कोई आया नहीं कि जांच नहीं होगी। लेकिन एकनाथ खड़से जो है एक और बयान दे रहे हैं समीर जी, वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके अर्थ और अनर्थ करने के लिए लोग स्वतंत्र हैं, लेकिन जो वो कह रहे हैं वो सुन लिया जाना चाहिए। बिल्कुल, वो उस बयान को सुनने से पहले उन खबरों का भी जिक्र किया जाए जो मीडिया रिपोर्ट्स में आ रही थी कि पिछले कुछ दिनों पहले अजीत पवार ने किसी बड़े नेता के खिलाफ कुछ बड़ा खुलासा करने की बात कही थी। और ये कहा जा रहा है कि जिस विमान हादसे में उनकी जान गई है, उनके पास बहुत सारी सरकारी फाइल्स थी और उस हादसे में वो फाइलें बिखरी हुई मिली हैं। ये बात एकनाथ खड़से भी कह रहे हैं। अब क्या इसका मतलब है, क्या नहीं है, शायद यही सारी बातें हैं, यही सारे तथ्य हैं जिनकी वजह से विमान हादसे की गंभीरता से जांच की मांग की जा रही है। बहरहाल सुनते हैं एकनाथ खड़से इन फाइलों के बारे में और दुर्घटना के बारे में क्या कह रहे हैं। जो एक्सीडेंट हुआ वो स्पॉट देखने में आया था इसे, तो मैंने देखा बहुत भीषण अपघात हुआ है और जो छोटा हवाई जहाज है वो तो दिख भी नहीं रहा, उससे टेल दिख रही खाली, बाकी सब जले हुए पार्ट है। और उसमें भी एक देखा मैंने कि दादा के पास जो फाइल्स थी वो फाइल्स के भी कागजात उन्होंने इन दिए थे। मतलब ये जो यहाँ प्रचार के लिए आते थे, इलेक्शन प्रचार के लिए, फिर भी वो अपना ऑफिस का काम साथ में लेके आते थे, ऐसा लग रहा है, क्योंकि बहुत सारी फाइल वहाँ दिख रही है। और ऐसा लग रहा है कि ये अगर हवाई जहाज दूसरी तरफ थोड़ा सा उधर हो जाता था तो बच भी जाते थे,
पर नीति कुछ अलग ही थी। यहाँ आने के बाद उनकी जो डेथ हो गई वो बहुत ही दुखदायक है। सर, कहा जा रहा है कि ये जो घटना लेकर के क्या कोई मर्जर के संभावना है? क्या मर्ज की कुछ चर्चा थी या मर्जर हो सकता है? क्या सुनेत्रा पवार को मुख्यमंत्री बन जाना चाहिए, उप मुख्यमंत्री माफ कीजिए? देखिए, मर्जर की बातें तो कई दिन से चल रही थी और 3-4 महीने में इसकी बातें अजय दादा और सभी नेताओं के साथ हुई भी थी और उसमें करीब करीब ये तय हो गया कि मर्जर करना है। मर्जर करने के पहले ये भी तय हुआ कि अभी जो लोकल बॉडी इलेक्शन हुए वो चल रहे हैं, ये लोकल बॉडी इलेक्शन में घड़ी से लेकर हम लोग लड़ेंगे, ऐसा तुतारी का कहना था, मतलब शरद पवार गुट का कहना था। दोनों का मिला ऐसा कि घड़ी पे लड़ो भी, जब एक साथ आना ही है तो घड़ी पे इलेक्शन लड़ो। तो अभी जो इलेक्शन हो रहा है तो सब अजय दादा पवार का जो घड़ी चिन्ह है उस पर लड़ रहे हैं और बाकी जो है तुतारी तो बंद हो गई है। ऐसा भी हुआ था, शायद ऐसी चर्चा भी कि ये लोकल बॉडी इलेक्शन होने के बाद मर्जर की घोषणा हो जाए, पर अभी इतना ये होने के बाद अब क्या होता है पता नहीं है। सर, क्या मीटिंग में अजीत पवार ने इसको लेकर फाइनलाइज कर दिया था कि दोनों पार्टी मर्ज हो जाएगी? अजीत पवार भी चाहते थे। देखो, अंतिम निर्णय तक आए थे, इतना मुझे मालूम है, बाकी तो कुछ मालूम नहीं। अजीत पवार ने आप लोग सर, क्या अजीत पवार ने खुद कहा था कि हम दोनों पार्टी मर्ज हो जाएंगे? नहीं, ये मुझे मालूम नहीं है। सरकार में शामिल होने की बात चल रही है एनडीए में लेकर। ये देखो, अभी तो ऐसी दुर्घटना होने के बाद ऐसी बातों पर चर्चा करना भी अनुचित है, अच्छा नहीं है। चलो, लेकिन क्या पवार साहब को इस बारे में सोचना चाहिए महायुति और एनडीए में शामिल होने को लेकर के? देखो, अभी तीसरा दिन हुआ है घटना को और तीसरे दिन घटना हुई, इतना दुखद प्रसंग हुआ, ये चर्चा उसके लिए करना ये अच्छा भी नहीं लगता। चलो, तो यहाँ विलय की बातें हो गई थी और उन फाइलों का जिक्र कर रहे हैं जिनकी चर्चा उनके इस विमान दुर्घटना के बाद से ही हो रही है लगातार। और ये कहा जा रहा है कि अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने एक बड़े खुलासे की, घोटाले की वो जल्दी ही खुलासा करने वाले हैं, ये बात कही जा रही थी। और अब कह रहे हैं कि उनके साथ फाइलें थी बहुत सारी। हाँ, अब ये बता रहे हैं कि एकनाथ खड़से की उनके पास बहुत सारी फाइलें थी। वो बता रहे हैं कि वो जहाज जो है वो पूरा दिखाई नहीं पड़ रहा है, केवल उसकी टेल दिखाई पड़ रही है और कागज वहाँ बिखरे हुए हैं। तो अब ये शक तो बहुत सारे होने लगे हैं। अब क्या है शक, इसको लेकर जो भी राजनीतिक दल हैं वो अपनी शंकाएं व्यक्त कर रहे हैं। सरकार की तरफ के अंदर से भी अब चीज़ें आने लगी। अभी तक तो एकनाथ शिंदे ने जांच की बात की थी, अब देवेंद्र फडणवीस ने भी जांच की मांग की है। तो सरकार को उसकी जांच तो करानी चाहिए और कराएगी भी सरकार, हमको ऐसा लगता है जांच कराएगी, और ताकि जो शंकाएं हैं वो दूर हों। और ये समीर जी बहुत ख़तरनाक स्थिति होती है कि अगर इस तरीके की दुर्घटनाओं पर भी लोगों के मन में अगर आशंकाएं ये व्यक्त होने लग जाएं कि भाई इसके पीछे कुछ गड़बड़ झाला है, तो ये एक व्यवस्था से विश्वास उठने वाली चीज़ होती है और ये मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। जी बिल्कुल, इसीलिए इसकी जांच की मांग की जा रही है कि कम से कम अगर ये हादसे हैं, दोनों चीज़ें स्पष्ट हो जाए कि कोई षड्यंत्र नहीं है, तो ये भी बात स्पष्ट हो जाए और हादसे की वास्तविक वजहें भी पता लगे, ताकि आगे से इस तरह की घटनाएं ना हो। क्योंकि लगातार पिछले कुछ समय से कई घटनाएं हुई हैं और उनमें इस तरह के वीआईपीज़ की जान गई है, इसलिए और भी ज़्यादा इनके बारे में पता चलना महत्वपूर्ण हो जाता है। एक इधर बड़ी खबर ये भी आ रही है कि मनरेगा को लेकर देशव्यापी प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी कर ही रही है। इस समय संसद का बजट सत्र भी चल रहा है और कल इस पर चर्चा की मांग भी की गई। और अभी कांग्रेस पार्टी की आप देख सकते हैं तस्वीरें, यहाँ पर कांग्रेस मुख्यालय में मनरेगा चोर गद्दी छोड़ इस तरह के पोस्टर्स लेकर यहाँ कांग्रेस के बड़े नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। पवन खेड़ा हैं, जयराम रमेश हैं और भी बहुत सारे, अजय माकन हैं, ये दिखाई पड़ रहे हैं। और उसको लेकर बहुत पूरे देश में एक व्यापक प्रदर्शन हो रहा है। और इस देखते हैं पहले फुल स्क्रीन पर इस तस्वीर को, क्या मांगे हो रही हैं, किस तरह से वहाँ नारे लग रहे हैं। दूसरी बात ये कि एक और महत्वाकांक्षी योजना जो यूपीए सरकार थी उस पर भी अब सवाल उठने लगे हैं, उस आशंकाएं जताई जाने लगी हैं कि कहीं अब उसको भी ख़त्म करने की कोशिश तो नहीं हो रही है, साजिश तो नहीं हो रही है। पहले इसको देखते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर मांग हो रही है, नारे क्या लग रहे हैं। लेकर आए थे उसके बारे में विस्तार से माननीय जयराम रमेश जी बताएंगे। उसके पश्चात जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ेगा हम आपको सूचित करते हैं और आप सभी व्यवस्था के साथ इस कार्यक्रम को अंजाम दें, क्योंकि ये लड़ाई छोटी नहीं है, ये लंबी लड़ाई है और इस लंबी लड़ाई के लिए हमें अनुशासित भी रहना पड़ेगा
लेकिन इस सरकार को झुकाने का काम भी करना पड़ेगा। तो मैं आमंत्रित करता हूं माननीय जयराम रमेश साहब। मनरेगा तो ये वहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं। इस तरह के प्रदर्शन पूरे देश भर में हो रहे हैं। ये कांग्रेस मुख्यालय में, संसद में भी इस पर चर्चा की मांग की जा रही है। हालांकि सरकार मना कर चुकी है कि वो चर्चा नहीं कराएगी, लेकिन फिर भी विपक्ष की मांग इस पर जारी है। और अब आरटीआई को लेकर भी आशंकाएं जताई जा रही हैं अमलेंदु जी। हाँ बिल्कुल, आरटीआई को लेकर भी आशंकाएं जताई जा रही हैं समीर जी, और ये कहा जा रहा है कि आरटीआई जो है उस पर खतरा अब गंभीर पैदा हो गया है। और कमजोर तो पहले भी किया जा रहा था आरटीआई को, लेकिन अब कमजोर ही नहीं किया जा रहा बल्कि सिरे से ही उसकी जयराम जी की करने की तैयारी चल रही है। तो ये जो है वो मतलब आरटीआई पे अब खतरा है, क्योंकि आरटीआई के जरिए होता ये था समीर जी कि बहुत से घपले घोटाले पकड़ में आ जाते थे। लोग आरटीआई लगा कर सवाल पूछ लेते थे कि भाई कौन कहाँ गया, मोदी जी की यात्रा हो रही थी विदेश तो हवाई जहाज में कौन कौन गया, इस तरीके के बेहूदे सवाल भी पूछ लेते थे। है ना, तो बेहूदे सवाल ये नहीं पूछने चाहिए कि कौन कौन गया और किसके जहाज से गया, ये सब क्यों पूछा जाता है। तो आरटीआई से बड़ी दिक्कतें होने लग गई थी। तो इसलिए अब आरटीआई की भी जयराम जी की होगी। अब मनरेगा की तो जयराम जी कर दी गई, तो जयराम जी की मनरेगा की करने के बाद अब जयराम जी की आरटीआई की भी होगी। अब उसका भी नाम कुछ बदल दिया जाएगा या योजना वही रहेगी, या पता नहीं, चूंकि मनरेगा के लिए तो मोदी जी ने कहा था कि वो तो जो बदली जाएगी तो बहुत सारी चीजों को प्रोटेक्ट कर दिया जाएगा। प्रोटेक्ट कर दिया जाएगा कि आप प्रधानमंत्री से सवाल नहीं पूछ सकते, आप विधायक से सवाल नहीं पूछ सकते, आप जो है किसी से सवाल नहीं पूछ सकते, ये सब कहा जा सकता जी है। बिल्कुल। और एक बार सुनते भी हैं कि क्या कुछ वहां पर ये नेता कह रहे हैं। जयराम रमेश भी हैं वहां, पवन खेड़ा है और अजय माकन, बहुत सारे नेता हैं। तो ये वहां कांग्रेस मुख्यालय में आज ये बड़े नेता प्रदर्शन कर रहे हैं और देश भर में कांग्रेस के इस तरह के प्रदर्शन लगातार जारी हैं। इधर आरटीआई जो एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी और उसके जरिए आप किसी भी सरकारी विभाग के से कोई भी सूचना कोई भी सामान्य व्यक्ति ले सकता था, ये उसका अधिकार बना दिया गया था। उसको सूचना का अधिकार कानून कहा गया। उस सूचना के अधिकार कानून पर भी इकोनॉमिक सर्वे में ये कहा गया है कि इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए और बहुत सारी चीज़ों की सूचना ये सरकार नहीं दे पाएगी। क्योंकि पिछली सरकार ने तो दिया, जिसने लागू किया उसने दिया भी और अभी तक, लेकिन पिछले 10 साल से वैसे भी इस कानून को जिस तरीके से ख़त्म करने की कोशिश वैसे भी कर दी गई है, सूचनाएं लेने वाले परेशान हो जाते हैं लेकिन सूचना मिलती नहीं है। हाँ, सूचना मिलती नहीं है और सूचना वाले जो है वो परेशान तो हो जाते हैं लेने वाले, और सूचना तो मिलती ही नहीं है समीर जी। और वैसे भी ये डाटा लेस सरकार है। अब आपने आरटीआई लगा दिया कि भाई जो पीएम केयर फंड है, वो पीएम केयर फंड जो है वो उसमें मतलब कितना पैसा आया और कहाँ खर्च हुआ तो बता दिया गया कि भाई ये तो जो है वो उसमें नहीं है, आरटीआई में नहीं है, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी है। तो अब इस तरीके के सवाल भी जो लोग पूछ ले रहे थे आरटीआई लगा कर, तो इसलिए जो है ये दिक्कत होने लगी। तो इसलिए आरटीआई को ख़त्म करना भी अब जो है वो लगता है जरूरी हो गया है समीर जी। हाँ बिल्कुल, इसीलिए अब उसकी समीक्षा हो रही है। अब समीक्षा के बाद उस पर क्या कुछ किया जाएगा। इधर कांग्रेस पार्टी ने एक ट्वीट किया है और उसमें जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं कि अर्थव्यवस्था कैसे बहुत आगे बढ़ रही है, उस पर कुछ सवाल पूछे हैं। सवाल पूछते हुए वो ट्वीट किया गया है, उसको भी हम देखते हैं। और कांग्रेस पार्टी ने जो ट्वीट में लिखा हुआ है कि अगर अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ रही है तो फिर ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं। एक बार देखते हैं उस ट्वीट को और क्या कुछ लिखा हुआ है। और उसमें लिखा है कि इफ़ इकोनॉमी इज़ डूइंग वेल तो वाई इज़ द रूपी कोलैप्सिंग, यानी रुपए की कीमत इतनी कम क्यों होती जा रही है। आज 92 के उस पर चला गया है, जबकि 60-60 के करीब हुआ करता था यूपीए के समय में, आज से 10-12 साल पहले। एक चीज़ और भी है अमलेंदु जी, जब इसकी बात आई है तो चर्चा कर ले। केवल डॉलर की तुलना में ही रुपया नहीं गिर रहा है, तमाम जो दूसरी मुद्राएं हैं उनकी तुलना में भी रुपए की कीमत काफ़ी ज़्यादा कम होती जा रही है। और ये नेपाल की मुद्रा है, उसके मुकाबले भी गिर गया। जी हाँ, यूरो वगैरह तो 106-7 हो गए हैं, यानी एक हमारे 1 रुपए एक वहाँ के 1 यूरो की कीमत हमारे 106-7 रुपए के बराबर हो गई है। तो यही है जो ट्वीट में कांग्रेस पार्टी ने यही सवाल पूछा है कि अगर इकोनॉमी बहुत अच्छा चल रही है अर्थव्यवस्था, तो फिर रुपया क्यों कोलैप्स कर रहा है। वाई 4 और 5 इंडियंस सब्सिड ऑन ₹200 यहाँ पर कि भाई इतने लोग जो है 200 रुपये पर डे पर क्यों
जिंदा रहने को मजबूर हैं। वाई नॉट हाउस होल्ड फाइनेंशियल सर्विंग्स एट 5 डिकेड लो, यानी जो स्थितियां हैं आम आदमी की वो पिछले 5 दशक में सबसे ज़्यादा खराब हो गई हैं। वेयर आर द जॉब्स? जो सबसे बड़ा सवाल पूछा है कांग्रेस पार्टी ने वो ये है कि अगर अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है तो फिर नौकरियां कहाँ? हाँ, अगर अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी और सब चंगा सी तो नौकरियां फिर कहाँ चली गई? ये सवाल जो है वो पूछा जा रहा है कि नौकरियां आखिर जो है वो कहाँ चली गई और नौकरियां मोदी जी क्यों नहीं दे रहे हैं। तो अब मोदी जी के ऊपर जो है वो सवाल काफ़ी ज़्यादा उठ रहे हैं और ये सवाल उठाया जा रहा है। इधर समीर जी, हम लोग जो महाराष्ट्र की चर्चा कर रहे थे तो एक किरण गुर्जर हैं, वो काफ़ी ज़्यादा नज़दीकी हैं एनसीपी फैमिली दोनों परिवारों के, और उनका कहना है कि एनसीपी का मर्जर जो है वो अजीत पवार की अंतिम इच्छा थी कि एनसीपी का मर्जर हो। तो इसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा सवाल जो है अब वो उठ रहे हैं। तो बिल्कुल इनको ये मर्जर को लेकर कि आखिर मर्जर होने वाला था, जैसा कि इंडियन एक्सप्रेस ने दावा किया है कि 8 फरवरी को इसकी घोषणा होनी थी, लेकिन उसके पहले ही अजीत पवार की जान चली गई और सारी चीज़ें फाइनल हो गई थी। अब लगातार एनसीपी के तमाम नेता ये बयान दे भी रहे हैं। इधर खबर आ रही है कि अजीत पवार के पास बख्तौर डिप्टी सीएम, उनके पास वो वहाँ पर कैबिनेट मंत्री थे, तो उनके पास जो विभाग थे उन विभागों को एनसीपी के ही पास रहने दिया जाए। इसको लेकर देवेंद्र फडणवीस के साथ बातचीत हो रही है। एनसीपी के कई सीनियर लीडर्स मुलाकात करने गए। हाँ, कई सीनियर लीडर्स जो है वो मुलाकात करने के लिए गए हैं और ये अब एक तनाव जो है वो फिर से नया वहाँ पैदा हो रहा है। देखना ये है कि बीजेपी अजीत पवार के बाद उनकी एनसीपी को साथ रखती है कि नहीं रखती है, और क्या बीजेपी इससे चिंतित तो नहीं है कि दोनों धड़े जो हैं एक होने वाले थे और अगर एक हो जाएंगे तो कहाँ रहेंगे। इसको लेकर जो है वो उठती है, ये सवाल उठ रहा है कि बीजेपी इसको किस तरीके से निपटती है, चूंकि कई शंकाएं जो है व्यक्त की जा रही हैं। बिल्कुल, कई आशंकाएं जताई जा रही हैं और इधर मनरेगा को खत्म करने के बाद अब आरटीआई पर भी सरकार की निगाह है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि उसकी समीक्षा की बात की जा रही है और समीक्षा के बाद उस कानून को किस तरह से बदला जाएगा, खत्म किया जाएगा, क्या कुछ किया जाएगा, इसको लेकर आशंकाएं जताई जा रही हैं। और आज कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है मनरेगा के खिलाफ। लगातार देश भर में ये प्रदर्शन चल रहे हैं। आज खास तौर से चूंकि आज गांधी जी का जो है वो शहादत दिवस है और उस मौके पर मनरेगा का विरोध चूंकि इसलिए भी हो रहा है कि एक तो वहाँ पर रोजगार की जो गारंटी थी उसको ख़त्म किया गया और दूसरे उस योजना से महात्मा गांधी के नाम को ख़त्म किया गया। इसको लेकर राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है गांधी जी के इस शहादत दिवस पर। आज वहाँ पर राजघाट, दिल्ली में राजघाट में तमाम नेता वहाँ गए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको श्रद्धांजलि दी। और क्या कुछ लिखा है अपने ट्वीट में राहुल गांधी ने, वो भी हम देखते हैं। वो लिख रहे हैं कि महात्मा गांधी एक व्यक्ति नहीं, एक सोच है। वो सोच जिसे कभी एक साम्राज्य ने, कभी एक नफरत की विचारधारा ने और कभी अहंकारी सत्ता ने मिटाने की असफल कोशिश की, मगर राष्ट्रपिता ने हमें आज़ादी के साथ ये मूल मंत्र दिया कि सत्ता की ताकत से बड़ी सत्य की शक्ति होती है और हिंसा व भय से बड़े अहिंसा और साहस। ये सोच मिट नहीं सकती क्योंकि गांधी भारत की आत्मा में अमर हैं। बापू को उनके शहीदी दिवस पर विनम्र श्रद्धांजलि, ये राहुल गांधी लिख रहे हैं। इसको लेकर सुरेंद्र राजपूत हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, उन्होंने भी कुछ कहा है और लिख रहे हैं कि गांधी के महत्व को, चाहे मनरेगा से नाम हटाना हो या बार बार गांधी जी का अपमान करना हो या फिर गांधी जी को कमतर दिखाने की कोशिश करना हो, ये सारी चीज़ें वही कर सकती हैं जो गांधी जी के महत्व को नहीं समझती हैं। क्या कहा है सुरेंद्र राजपूत ने, सुनते हैं हम लोग उसको। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे दो। आज के ही दिन एक हत्यारे ने, एक आतंकी ने, एक आतंकवादी ने और एक आतंकी सोच ने जिस तरीके से महात्मा गांधी के शरीर की हत्या की थी, वो अपने आप में इतिहास में दर्ज है। और उसी सोच के लोग अब मनरेगा यानी महात्मा गांधी के विचारों की भी हत्या कर रहे हैं। मनरेगा जो गांव की योजना थी जिसमें गांव में लोग अपनी योजना बनाते, जिसमें पैसे की कोई कमी नहीं थी, जो महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की एक योजना थी, उसको ख़त्म कर रहे हैं। और महात्मा गांधी के शरीर की हत्या तो गोडसे ने की थी, आज महात्मा गांधी के विचारों की हत्या की जा रही है। हम इस पावन समय पर, जो आज पुण्यतिथि है, संकल्प लेते हैं कि मनरेगा को नहीं मरने देंगे, महात्मा गांधी के विचारों को नहीं मरने देंगे।
महात्मा गांधी जी अजर हैं, अमर हैं, अविनाशी हैं। बापू को पुण्य नमन। तो गांधी जी को श्रद्धांजलि दी जा रही है, लेकिन किस तरीके से एक विचारधारा की बात कर रहे हैं अंग्रेजों के अलावा। राहुल गांधी ने भी कहा कि एक विचारधारा ने उनको किस तरह से ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन गांधी इतनी आसानी से उनको भुलाया नहीं जा सकता है। जयराम रमेश ने भी एक ट्वीट किया है और उसमें कई उन्होंने पत्र का कुछ क्लिप्स टैग कर रखी हैं और लिख रहे हैं कि महात्मा गांधी की हत्या से 2 दिन पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को एक पत्र लिखा था। कुछ महीनों बाद 18 जुलाई 1948 को सरदार पटेल ने भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पत्र लिखा। इन दोनों पत्रों में स्वयं को राष्ट्रवाद का स्वघोषित संरक्षक बताने वालों पर बेहद गंभीर आरोप हैं और ये सोचकर हैरानी होती है कि उसी विचारधारा से जुड़े एक लोकसभा सांसद जिन्हें स्वयं प्रधानमंत्री का आशीर्वाद मिला है, उन्होंने ये कहा कि वो गांधी और गोडसे के बीच चयन नहीं कर सकते। उनकी ये मानसिकता बहुत कुछ स्पष्ट कर देती है। यहाँ 30 जनवरी 1948 की रात ऑल इंडिया रेडियो पर पंडित नेहरू के संबोधन का लिंक भी है, उन्होंने जो शेयर किया हुआ है। और क्या है वो उस पत्रों को भी उन्होंने टैग किया हुआ है जो सरदार पटेल ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लिखे। पंडित नेहरू ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लिखे थे, वो पत्र उन्होंने लिखे हैं और सरदार पटेल ने भी लिखे थे। तो सरदार पटेल का जो करस्पॉन्डेंस है और ये दुर्गा दास जो हैं उनके द्वारा एडिटेड है ये, और ये पत्र कई लिखे हैं उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को और गोलवलकर को, महात्मा गांधी की हत्या से संबंधित जो मामले थे उसको लेकर, और काफ़ी सख्त टिप्पणियां जो हैं वो उन्होंने की सरदार पटेल ने, समीर जी। और सरदार पटेल ने जो लिखा है अपनी उसमें पत्रों में, और उसमें को हम लोग को बता भी सकते हैं। और एक तो ये है कि आरएसएस पर जब प्रतिबंध लगा तो उस पर जो आदेश दिया गया था, पहले वो आदेश हम बता देते हैं क्या है। वो आदेश में कहा गया था कि भारत सरकार ने 2 फरवरी को अपनी घोषणा में कहा है कि उसने उन सभी विद्वेषकारी तथा हिंसक शक्तियों को जड़मूल से नष्ट कर देने का निश्चय किया है जो राष्ट्र की स्वतंत्रता को खतरे में डालकर उसके उज्ज्वल नाम पर कलंक लगा रही हैं। उसी नीति के अनुसार चीफ कमिश्नरों के अधीनस्थ सब प्रदेशों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अवैध घोषित करने का निश्चय भारत सरकार ने कर लिया है। गवर्नरों के अधीन राज्यों में इसी ढंग की योजना जारी की जा रही है। और ये विज्ञप्ति जो जारी की गई थी, ये जो नोटिस जारी किया गया था, ये सरदार पटेल के गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था। और सरकारी विज्ञप्ति में आगे कहा गया कि संघ के स्वयंसेवक अनुचित कार्य भी करते रहे हैं। देश के विभिन्न भागों में उनके सदस्य व्यक्तिगत रूप से आगजनी, लूटमार, डाके, हत्याएं तथा लुक छिपकर शस्त्र, गोला और बारूद संग्रह करने जैसी हिंसक कार्रवाइयां कर रहे हैं। यह भी देखा गया है कि ये लोग पर्चे भी बांटते हैं जिनसे जनता को आतंकवादी मार्गों का अवलंबन करने, बंदूक एकत्र करने तथा सरकार के बारे में असंतोष फैलाकर सेना और पुलिस में उपद्रव कराने की प्रेरणा दी जाती है। और ये जो है जस्टिस ऑन ट्रायल आरएसएस बेंगलोर जो है 1962 में प्रकाशित हुई है, उसी में है ये। और सरदार पटेल ने पंडित नेहरू को भी एक पत्र लिखा था और उसके बाद फिर उन्होंने लिखा था कि आरएसएस जैसे खुफिया संगठन जिनके कोई रिकॉर्ड, पंजिकाएं इत्यादि नहीं होते हैं, उनके बारे में पुख्ता तौर पर यह पता करना कि कोई व्यक्ति विशेष इसका सक्रिय सदस्य है या नहीं, एक बहुत मुश्किल काम होता है। चूंकि ये कहा गया कि साहब गोडसे हमारा सदस्य नहीं था, लेकिन सरदार, हाँ बड़े आराम से, लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जो पत्र लिखा है सरदार पटेल ने, उसका जिक्र करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो जिसकी एक स्क्रीनशॉट जो है जयराम रमेश ने ट्वीट भी किया है। और वो ये लिखते हैं कि जहां तक आरएसएस और हिंदू महासभा की बात है, गांधी जी की हत्या का मामला अदालत में है और मुझे इसमें इन दोनों संगठनों की भागीदारी के बारे में कुछ नहीं कहना। लेकिन हमें मिली रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करती है कि इन दोनों संस्थाओं का, खासकर आरएसएस की गतिविधियों के फलस्वरूप देश में ऐसा माहौल बना कि ऐसा बर्बर कांड संभव हो सका। मेरे दिमाग में कोई संदेह नहीं है कि हिंदू महासभा का